जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं जीके 40 चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आखिरी क्लास में हमने देखा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो एक महत्वपूर्ण जलसंधि है जिसका नाम है मैग्नल जलसंधि। क्या नाम है? मैग्नल जलसंधि। मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एकदम नॉर्थ में है यहाँ पास। इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। क्या नाम है? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। और टेरा डेल फ्यूगो के ऊपर है फॉकलैंड द्वीप। तो फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? तो फॉकलैंड द्वीप पर यूके का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। और जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है मैंने उसके बारे में बताया था कि टेरा डेल फ्यूगो को हम दो भागों में बांटते हैं। कैसे है? दो भागों में बांटते हैं। पश्चिम वाले भाग पर चिली अपना अधिकार जताता है और पूर्व वाले भाग पर कौन अपना अधिकार जताता है? पूर्व वाले भाग पर अर्जेंटीना अपना अधिकार जताता है। तो ये हमने देखा था किसमें? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप में देखा था। तो चलिए उसी को मैप बनाते हैं और मैप बना के थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझते हैं और उसकी थ्योरी नोट करते हैं। तो हम देख रहे थे मैग्नल जल संधि को। कौन सी जल संधि को? मैग्नल जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि है? ये है मैग्नल जल संधि। तो मैग्नल जल संधि के बारे में बता रहा था। जो मैग्नल जल संधि है ये कैसी है? तो जो मैग्नल जल संधि है ये यहाँ पास भी मैंने दर्शाई हुई है, ये यहाँ पास। तो ये दक्षिण अमेरिका का जो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। उसी को मैंने यहाँ पास भी दर्शाया है। ये वाला जो हिस्सा है ये टेरा डेल फ्यूगो का है। ठीक है, वहीं पे लिखा हुआ है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। और ये वाला जो हिस्सा है ये है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका को किससे अलग करती है? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। कौन सी जल संधि? मैग्नल जल संधि। मैग्नल जल संधि दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका की जो मुख्य भूमि है ये वाला मुख्य भूमि का हिस्सा हो जाएगा। ये वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये वाला हिस्सा कहलाएगा द्वीपीय हिस्सा। कौन सा हिस्सा? द्वीपीय हिस्सा। तो द्वीपीय हिस्से को मुख्य भूमि से अलग करती है। और जल संधि के बारे में मैंने बताया था। देखिए दो तरीके की संधियां होती है, एक होती है स्थल संधि और एक होती है जल संधि। स्थल संधि क्या होती है? स्थल संधि ऐसी होती है कि जो दो जलीय क्षेत्रों को अलग करती है और स्थलीय क्षेत्रों को जोड़ती है। ठीक है, और जल संधियां कैसी होती हैं? जल संधियां ऐसी होती हैं कि दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती हैं और स्थलीय क्षेत्रों को अलग करती हैं। ठीक है, तो वही है कि जो मैग्नल जल संधि है वो दो जलीय क्षेत्रों, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, वही मैंने लिखा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर यहाँ पे पड़ेगा, और इस तरफ पड़ेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को आपस में क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। यहीं पर टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के पास यहाँ पास स्थित है। यहाँ पास आपका क्या है? हॉर्न अंतरीप यहाँ पास स्थित है। यहाँ पास स्थित है हॉर्न अंतरीप। तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है हॉर्न अंतरीप। क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है हॉर्न अंतरीप। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? पनामा। पनामा, ठीक है, पनामा देश है। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज किसने की थी? दियाज ने की थी। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, है ना? दियाज एक पुर्तगाली यात्री था, वो दक्षिण अफ्रीका की, उसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको आशा अंतरीप भी कहते हैं। ठीक है, हॉर्न अंतरीप की खोज, हॉर्न अंतरीप कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। और आशा अंतरीप कहाँ पे है? इसमें कई बार डाउट हो जाता है। तो जो हॉर्न अंतरीप है वो हमारा कहाँ पास है? दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। जबकि आशा अंतरीप कहाँ है? तो आशा अंतरीप को केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? दियाज ने की थी। कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है अफ्रीका में, है ना? तो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये हो गया इस तरीके से मैग्नल जलसंधि के बारे में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर समझते हैं यहाँ पास है दक्षिण अफ्रीका में इक्वाडोर के पश्चिम में जाएंगे। जब हम इक्वाडोर के पश्चिम में जाएंगे तो एक द्वीप है, नाम है गालपागोस द्वीप। क्या नाम है? गालपागोस द्वीप नाम है। समझेंगे तो कुछ यहाँ पास जैसे आपका इक्वाडोर स्थित है यहाँ पास, तो ये वाला देश हो जाता है इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर के पश्चिम में जाएंगे, इक्वाडोर के पश्चिम में जाएंगे तो कुछ यहाँ पास स्थित है आपका, यहाँ पास स्थित है आपका कौन सा द्वीप? गालपागोस द्वीप। गालपागोस द्वीप बहुत ही खास द्वीप है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझते हैं हम गालपागोस द्वीप है कहां पास और इसकी विशेषता क्या है। और ये करंट अफेयर से इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। तो समझते हैं फिर कौन सा द्वीप? गालपागोस द्वीप को।
तो ये दक्षिण अमेरिका का मैप मैंने बताया हुआ है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में क्वेश्चन आता है कि गालापागोस द्वीप दक्षिण अमेरिका के किस द्वीप के बगल में है। यहाँ पे लगभग 7 देश हैं, 5 से 7 देश हैं। तो किसी की देश के बगल में दे सकता है कि कोलंबिया के, पेरू के, चिली के, या किसके बगल में है। ठीक है, तो याद रखना है हमें कि किसके बगल में है, इक्वाडोर के बगल में है। इक्वाडोर के किस तरफ, पश्चिम की तरफ स्थित है। कौन सा द्वीप, नाम है गालापागोस द्वीप। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ फिर लिखाऊंगा। तो जो गालापागोस द्वीप है वो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश के किसके पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीप है। खास बात क्या है इसकी, खास बात यह है कि जो गालापागोस द्वीप है ये द्वीप एक बहुत ही प्रकार का अनोखा द्वीप है। किस लिए अनोखा है, अनोखा इसलिए है कि इस द्वीप के अंतर्गत बहुत ही दुर्लभ किस्म के क्या जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जो दुर्लभ किस्म के जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कैसा क्षेत्र हो जाते हैं, वो जैव संरक्षित क्षेत्र हो जाता है। क्यों, इसलिए क्योंकि जो वहां की प्रजातियां हैं, वहां की जो पाए जाने वाले जो जीव हैं वो बहुत ही दुर्लभ किस्म के हैं। ठीक है, तो इसलिए जो गालापागोस द्वीप है वो संरक्षित द्वीप है। ठीक है, अभी गालापागोस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। ठीक है, किसका, सक्रिय ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। गालापागोस द्वीप में विशेष प्रकार की या कहा जाए तो दुर्लभ प्रकार की मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं। कैसे, जैसे विशेष किस्म की चिड़िया पाई जाएगी, है ना, मेढक पाए जाएंगे, सांप पाए जाएंगे। तो इस तरीके के जो वहां पे पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाएंगी, तो ये एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा, ये एक दुर्लभ क्षेत्र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो गालापागोस द्वीप हो जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। गालापागोस द्वीप किसका हिस्सा है, तो गालापागोस द्वीप दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, और गालापागोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो गालापागोस जो द्वीप है वो दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु, जिसमें मेढक हो गई, चिड़िया हो गई, सांप हो गए और भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो गए, तो उनके लिए प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि खास बात इसमें कि अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है, सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है ना, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, किसमें, गालापागोस द्वीप में। तो चलिए इसकी थ्योरी नोट कर लेते हैं और इसके बाद बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक में। तो हम देख रहे थे गालापागोस द्वीप को। मैंने बताया गालापागोस द्वीप जो है इक्वाडोर देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कौन सा द्वीप, गालापागोस द्वीप। क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा ऐसा स्थान है जो दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण या दुर्लभ प्रजातियों की किस्म के लिए जाना जाता है या महत्वपूर्ण है, तो कौन सा द्वीप हो जाएगा, गालापागोस द्वीप हो जाएगा। जिस तरह से टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि उस पे एक तरफ पे चिली अधिकार जताता है, एक तरफ पे कौन सा अधिकार जताता है, एक तरफ पे अर्जेंटीना अपना अधिकार जताता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो गालापागोस द्वीप है, गालापागोस द्वीप दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत इक्वाडोर देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी खास बात यह है कि इस द्वीप पर अनोखे या दुर्लभ किस्म की क्या पाई जाती है, वनस्पति, चिड़िया, पक्षी, कछुआ, जो और भी जलीय जीव जंतु और जो वनस्पतियां होती हैं वो पाई जाती हैं बेसिकली। और हाल ही में इस द्वीप पर क्या देखा गया है, इस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है ना। तो ज्वालामुखी मैंने बताए थे 3 तरीके के होते हैं, एक होता है मृत ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी और एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, है ना। तो सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसा होता है जहाँ पे उद्गार होता है, फिर वह वापस से बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर वापस से कुछ दिन बाद उसमें उद्गार होता है। तो वो कुछ इसी प्रकार का ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी के यहाँ पे क्या देखा गया, उद्गार देखा गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण अमेरिका के किस हिस्से में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, गालापागोस द्वीप में, है ना। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जितने भी तरीके के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, तो खनिजों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे जो वनस्पतियां और फसलें पाई जाती हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के खनिज संसाधनों का अध्ययन करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में मैंने बताया है चिली देश। चिली देश के अंतर्गत चुक्की माटा की खान है। किसकी है, चुक्की माता की खान। कहाँ है, यह है चिली देश। चिली देश के अंतर्गत यहाँ पास अटाकामा मरुस्थल के पास स्थित है किसकी खान, चुक्की माटा की खान। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि चुक्की माटा की खान कहाँ स्थित है, तो चिली देश के अंतर्गत स्थित है ना। चिली देश के अंतर्गत यहाँ पास स्थित है। कौन सी खान, चुक्की माटा की खान। चुक्की माटा की खान से किसका उत्पादन किया जाता है, तो तांबे का उत्पादन किया जाता है। मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत किस चीज का उत्पादन किया जाता है, मैक्सिको में। तो उत्तरी अमेरिका में
मेक्सिको देश के अंतर्गत सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। तो विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको, है ना। तो उसी तरीके से चुक्की माटा खान के अंतर्गत तांबे का उत्पादन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोलीविया, बोलीविया में किस चीज का उत्पादन होता है? तो बोलीविया के अंतर्गत टिन का उत्पादन होता है। ये जो देश है ये अपने दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत सभी चीजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। पूछा जाए कि तांबे के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पे है, तो चिली। बोलीविया के अंतर्गत किसका उत्पादन होता है? तो टिन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर उसके बाद आता है ब्राजील, ब्राजील के अंतर्गत लोहा और मैग्नीज का उत्पादन होता है। किसका? लोहा और मैग्नीज का उत्पादन होता है। जब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब हम पढ़ते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। क्या? क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसी को बोलते हैं सियाल, सीमा और नीफे, है ना। तो उससे जब हम पढ़ेंगे सियाल, सीमा और नीफे, तो उससे हमें ये भी पता चलेगा कि किन चट्टानों के अंतर्गत धात्विक खनिज पाए जाएंगे, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तांबा हो गया, है ना। इस तरीके के जितने भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं वो किन चट्टानों के अंतर्गत पाए जाएंगे, है ना। इसके अलावा संगमरमर हो गया, नमक हो गया, जैसे सेंधा नमक हो गया, है ना। तो सेल खड़ी हो गया। तो इस तरीके की चीजें कहाँ पाई जाती हैं? इसके अलावा संगमरमर हो गया, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? तो वो सारी चीजों का अध्ययन भी अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कि किस मतलब परत के अंदर और किस चट्टान के अंदर कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो वही चीज है कि लोहा और मैग्नीज का उत्पादन होगा। तो लोहा और मैग्नीज का जनरली उत्पादन कहाँ होता है? तो लोहा और मैग्नीज का उत्पादन नीफे से होता है, अर्थात निकिल और फेरस। तो निकिल होता है, फेरस का मतलब होता है लोहा। तो वही लोहा और मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वेनेजुला, वेनेजुला में तेल का उत्पादन होता है। मैंने बताया था वेनेजुला देश है ना, ये स्थित है। वेनेजुला देश में है माराकाइबो झील। माराकाइबो झील किस देश के पास स्थित है? तो माराकाइबो झील जो स्थित है वो वेनेजुला देश के पास स्थित है। वेनेजुला देश की माराकाइबो झील के बारे में मैंने बताया था, ये एक कौन सी झील है? ये एक वलुर झील है। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो झील है इसमें सबसे ज्यादा किसके? पेट्रोलियम के भंडार है। क्या है? पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। हालांकि अभी उसका उत्पादन नहीं किया जा रहा है, लेकिन वेनेजुला देश के अंतर्गत तो किया जाता है। तो वही चीज है कि वेनेजुला देश के अंतर्गत तेल का उत्पादन और साथ ही साथ भंडारण है। भंडारण कहाँ पे है? माराकाइबो झील में। उत्पादन कहाँ है? वेनेजुला देश में। तो वही चीज मैंने लिखी है कि वेनेजुला देश के अंतर्गत तेल का उत्पादन व भंडारण है, ठीक है। तो उत्पादन हो जाएगा माराकाइबो झील के अंतर्गत, जो लैगून झील है और वलुर झील है, साथ ही साथ तेल का उत्पादन भी होता है। अटाकामा मरुस्थल, जब मैंने अटाकामा मरुस्थल पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो अटाकामा मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है चिली देश के अंतर्गत, है ना। तो चिली देश के अंतर्गत चिली, उत्तरी चिली में स्थित है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल से किस चीज का उत्पादन होता है? नाइट्रेट का उत्पादन होता है। इसमें मैंने ये भी बताया था कि इसी में अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत ही विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान क्या है? अरिका या आरिका, दोनों मिलता है। तो अरिका या आरिका ये स्थित है उत्तरी चिली में। कहाँ स्थित है? उत्तरी चिली के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। इसके बाद आता है गुयाना, सूरीनामा। ये उत्तरी अमेरिका, उत्तर के देश है गुयाना व सूरीनामा, ठीक है। गुयाना, सूरीनामा में किस चीज का उत्पादन होता है? तो गुयाना, सूरीनामा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। किसका? बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से हो गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खनिज उत्पादन। अब आते हैं कि यहाँ पे फसलों का उत्पादन कैसा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फसलों का उत्पादन कैसा है और किस किस फसल का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो अभी मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं उसकी भी थोड़ी नोट कराऊंगा। सबसे पहले आता है ब्राजील। ब्राजील की बात करते हैं। तो ब्राजील जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं, कपास, और सबसे ज्यादा उत्पादन, विश्व प्रसिद्ध उत्पादन में है ब्राजील प्रथम स्थान में। किस चीज के? कॉफी के। तो पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राजील देश में होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में। तो ब्राजील के अंतर्गत आप 3 चीजें याद रखिएगा। ब्राजील देश है, ब्राजील के अंतर्गत सेंटोस बंदरगाह है और साओ पोलो एक शहर है, ठीक है। तो ब्राजील को क्या कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है कॉफी का घर, और सेंटोस को कहा जाता है, सेंटोस बंदरगाह है तो सेंटोस बंदरगाह तक के लिए एक ट्रेन चलती है, उसे कहा जाता है कॉफी ट्रेन, ठीक है। और साओ पोलो है तो साओ पोलो को क्या कहा जाता है? तो उससे कॉफी का हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटोस को, सेंटोस बंदरगाह को तो एक तो कॉफी बंदरगाह कहते हैं, और फिर एक आता है साओ पोलो। साओ पोलो भी क्या क्षेत्र है? कॉफी का क्षेत्र है, वो ब्राजील के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ठीक है, ब्राजील का उत्पादन हो गया।
अर्जेंटीना के अंतर्गत बात करते हैं तो अर्जेंटीना के अंतर्गत सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो सोयाबीन के उत्पादन में सबसे पहले आता है आपका यूएसए, यूएसए के बाद आता है आपका ब्राजील, ब्राजील के बाद आ जाता है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, ये क्षेत्र है। अब आते हैं पेरू की बात कर लेते हैं और उरुग्वे देश की बात कर लेते हैं। तो पेरू और उरुग्वे देश के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो किसी चीज का विकास हुआ है तो मत्स्य पालन का हुआ है। तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मत्स्य पालन किस देश के अंतर्गत होता है, तो पेरू देश के अंतर्गत, पेरू के बाद उरुग्वे देश के अंतर्गत। ये चूंकि तटवर्ती, ये समुद्री तट से जुड़े हुए देश हैं, है ना, उरुग्वे भी और पेरू भी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होता है, यहाँ सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है। ठीक है, मछलियों का उत्पादन कहेंगे या कहा जाए कि मछली सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद मैंने घास के मैदान बताए थे। पहले मैंने घास के मैदान बताए थे जब मैंने यहाँ ब्राजील में अमेज़न नदी बताई थी, तो उसका अमेज़न नदी का जो द्रोणीय क्षेत्र था मैंने उसमें बताया था कि उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्वास। तो इसी तरीके से वेनेजुला में मैंने बताया कौन सी नदी द्रोणी का क्षेत्र है, तो मैंने वेनेजुला में बताया था कि यहाँ पे जो नदी द्रोणी का क्षेत्र है ओरोनिको नदी है, फिर कैरोनी नदी है, फिर चारून नदी है। तो उस नदी द्रोणी के क्षेत्र के आसपास किस चीज को कौन सी घास भूमि है, तो वहां पे जो घास भूमि पाई जाती है उसे लैनोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैनोस कहा जाता है। उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, तो उसकी प्रकृति है उष्णकटिबंधीय प्रकार की प्रकृति है। किस तरीके की है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की प्रकृति है, किसकी, लैनोस की। फिर आता है यहाँ पे आ जाता है तो आपका आ जाता है अमेज़न नदी के क्षेत्र में जिसको कहा जाता है सेल्वास। दक्षिणी ब्राजील में आ जाएंगे तो क्या कहलाता है, दक्षिणी ब्राजील में आ जाते हैं तो कहलाता है कंपोस। यहाँ पे हो जाएगा लैनोस, यहाँ पे हो जाएगा कंपोस, यहाँ पे हो जाएगा सेल्पास। अब आते हैं अर्जेंटीना के क्षेत्र में। तो अर्जेंटीना के क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। तो इस तरीके से ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख फसल उत्पादन और कृषि उत्पादन और साथ ही साथ मैंने घास के मैदान समझा दिए। अब इसको एक बार नोट करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। तो है दक्षिण अमेरिका की कृषि या फसलों से संबंधित तथ्य। ठीक है, जो मैंने समझाया तो उसी को लिखा है, एक बार वापस से समझा देता हूँ। दक्षिण अमेरिका में जो भूमि है वो कृषि योग्य सीमित भूमि है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में मैंने बताया था कि विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश के पास है, तो यूएसए के पास है। ठीक है, अमेरिका के पास विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो दक्षिण अमेरिका में कृषि योग्य भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उसमें से भी किन देशों के पास सर्वाधिक है, मतलब किन देशों में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो अर्जेंटीना व उरुग्वे देशों के पास सर्वाधिक मात्रा में है। ठीक है, इसके बाद ब्राजील में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील कॉफी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ब्राजील जो है विश्व में कॉफी के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व में प्रथम स्थान पर है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील प्रथम स्थान पर है। पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर, मतलब उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है, तो मैक्सिको। ठीक है, इसके बाद आता है ब्राजील को कॉफी का घर कहा जाता है। ब्राजील को क्या कहा जाता है, ब्राजील को कॉफी का घर कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे गेहूं का भी उत्पादन होता है, कहाँ, ब्राजील में। जबकि सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह कहाँ है, सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में ही है। कहाँ है, ब्राजील में ही है। ठीक है, ब्राजील में ही है सेंटोस बंदरगाह। ठीक है, तो सेंटोस बंदरगाह को क्या कहा जाता है, तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट कहा जाता है। और सेंटोस बंदरगाह तक सेंटोस बंदरगाह को क्या कहा जाता है, कॉफी पोर्ट, अर्थात कॉफी का बंदरगाह। ठीक है, और इस बंदरगाह तक कॉफी ले जाने के लिए क्या बनाई गई है, एक ट्रेन बनाई गई है। तो इस ट्रेन को क्या कहा जाता है, तो वहां तक एक पहुंचाने वाली एक ट्रेन है। ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कॉफी ट्रेन कहा जाता है। तो कॉफी ट्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कॉफी वहां तक सेंटोस बंदरगाह तक पहुंचाने का काम करती है। वहां से आगे कॉफी पोर्ट से कौन ले जाता है, सेंटोस बंदरगाह से जाता है आगे। ठीक है, तो वहां तक ले जाने वाली ट्रेन को क्या कहा जाता है, कॉफी ट्रेन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉफी ट्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है मैंने साओ पोलो। ये भी कहाँ स्थित है, तो साओ पोलो ये भी ब्राजील देश का, ब्राजील का ही एक स्थान है या नगर है कह सकते हैं। तो साओ पोलो को क्या कहा जाता है, कॉफी की मंडी। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कॉफी की मंडी। किसको, साओ पोलो को। तो साओ पोलो को कहा जाता है कॉफी की मंडी। ठीक है, याद रखिएगा। सेंटोस बंदरगाह को क्या कहा जाता है, कॉफी पोर्ट, क्योंकि यहाँ तक यहाँ से कॉफी का जो होता है निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में।
और वहां तक जो कॉफी पहुंचाती है उसे क्या कहा जाता है, कॉफी ट्रेन कहा जाता है। ब्राजील को क्या कहा जाता है, कॉफी का घर कहा जाता है। और साओ पोलो को कॉफी का हब या कहेंगे कॉफी की मंडी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। पेरू देश के बारे में मैंने बताया, पेरू हो गया, और आपका पेरू और उरुग्वे, इन दो देशों के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे मत्स्य उत्पादन या मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, कहाँ, पेरू और उरुग्वे देशों में मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है। बड़ी मात्रा में यहाँ से मछलियों का पालन या उत्पादन किया जाता है। कैसे, समुद्र से। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में किसका उत्पादन होता है, तो अर्जेंटीना में मैंने बताया था गेहूं और मक्के का उत्पादन होता है। किसका, गेहूं और मक्के का उत्पादन होता है। फिर सोयाबीन उत्पादक देश मैंने लिखा है, तो सोयाबीन के उत्पादन में सबसे पहले हो जाएगा आपका यूएसए के बाद हो जाएगा आपका ब्राजील के बाद हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। एक देश उत्तरी अमेरिका का है, दो देश दक्षिण अमेरिका के हैं। कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका का देश है, फिर ब्राजील और अर्जेंटीना। तो ये कैसे देश हैं, सोयाबीन के उत्पादक के प्रमुख देश हैं। ठीक है, सोयाबीन उत्पादक के प्रमुख देश अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना। अब एक क्वेश्चन ये है आपसे कि ये बताइए कि भारत में किस राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। हिंट दे देता हूं, उसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है उस स्टेट को सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये तो हो गया विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ की प्रमुख फसलें। अब आते हैं यहाँ से घास के लेकर के घास के मैदान के नाम आते हैं कि किस घास के मैदान की क्या प्रकृति है और उस मैदान को क्या कहा जाता है। तो चलिए नोट करते हैं घास के मैदानों को। ठीक है, तो यह दक्षिणी अमेरिका की घास भूमियों से दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कि वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, दूसरा वो कि वह किस प्रकृति की है, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है, शीतकटिबंधीय है। तीन तरीके के कटिबंध होते हैं बेसिकली। 23.5 डिग्री दक्षिण से लगा करके 23.5 डिग्री उत्तरी तक का जो क्षेत्र होता है, अर्थात कर्क रेखा से लगा करके मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66.5 डिग्री दक्षिणी तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। शीत प्लस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और 66.5 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक ऊपर और 90 डिग्री तक नीचे, 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक और दक्षिण में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है ना, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो उसी तरीके से ये घास भूमियों का विभाजन किया जाता है कि कौन सी घास भूमि जो है वह किस प्रकृति की घास भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि घास भूमियां या घास के मैदान, तो मैंने बताया लाइनोस घास का जो मैदान है वो कहाँ पाया जाता है। तो जो लाइनोस घास के मैदान है वो वेनेजुला के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ, वेनेजुला के क्षेत्र में पाए जाते हैं घास के मैदान, उन्हें कहा जाता है लाइनोस घास के मैदान। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, लाइनोस घास के मैदान, जो कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुला के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यह किस तरीके का है, यह उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। क्योंकि ये 23.5 डिग्री उत्तरी तक के क्षेत्र में आता है, 23.5 डिग्री उत्तरी तक के क्षेत्र में आता है, इसलिए एक ऐसा है, यह उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। कहाँ पाई जाती है, वेनेजुला देश में पाई जाती है। ठीक है, नदी से घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी द्रोणी के क्षेत्र में लाइनोस घास के मैदान का विकास हुआ है, तो आप बता दीजिएगा ओरोनिको नदी, क्योंकि वेनेजुला में एक ही नदी बहती है, मुख्य नदी ओरोनिको है, ओरोनिको की सहायक नदी है चारून और कोरिन नदी, है ना। इसके बाद आता है कंपोस्ट घास भूमि। तो कंपोस्ट घास भूमि का जो विकास हुआ है दक्षिणी ब्राजील के क्षेत्र में हुआ है। कहाँ हुआ है, दक्षिणी ब्राजील के क्षेत्र में हुआ है। और यह भी कैसी घास भूमि है, यह भी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। क्यों, क्योंकि आप ब्राजील का जो पूरा क्षेत्र देख रहे होंगे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ब्राजील का जो पूरा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे भी जो ये घास भूमि का क्षेत्र है, अमेज़न नदी तो यहाँ तक प्रवाहित होती है, यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, और इतना क्षेत्र जो है ये किसका है, उष्णकटिबंधीय आपका अमेज़न नदी का है। लेकिन शेष जो बचा हुआ क्षेत्र है वो किसका कहलाता है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और वहां पे कंपोस्ट घास भूमि का विकास हुआ है। अमेज़न नदी बेसिन के क्षेत्र में जिस घास भूमि का विकास हुआ है उसे क्या कहा जाता है, सेलवास कहा जाता है।
यह भी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। इसका विकास अमेज़न नदी के क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन सीधे आता है कि अमेज़न नदी बेसिन के क्षेत्र में पाई जाने वाली घास भूमि को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आपका सेलवास। इसके बाद आता है पंपास। पंपास नदी, पंपास की बात करते हैं। यह शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। क्यों, समझिए। यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा खत्म हो जाती है कहां पास, अर्जेंटीना और पराग्वे के क्षेत्र में खत्म हो जाती है। ये वाला हिस्सा जो लग रहा है, पराग्वे का आधा हिस्सा नीचे दक्षिण वाला, अर्जेंटीना का जो पूरा हिस्सा है किसका है, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा का यह क्षेत्र कहलाता है। और यह क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे घास भूमि जो पाई जाएगी वो किस प्रकृति होगी, शीतोष्ण प्रकृति की होगी। तो वही चीज है कि जो पंपास है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। इसका जो विकास हुआ है पराग्वे और अर्जेंटीना देश में हुआ। कहाँ हुआ है, पराग्वे और अर्जेंटीना देश में हुआ। इसके बाद आता है प्रेरीज घास भूमि। प्रेरीज घास भूमि के बारे में समझिए कि जब मैंने आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैंने बताया था कि कनाडा व यूएसए देश में प्रेरीज घास भूमि है। तो कनाडा में विनिपेग झील का जो क्षेत्र है वहां पे उसे क्या कहा जाता है, गेहूं की मंडी कहा जाता है। जबकि जो यूएसए का जो क्षेत्र है, यूएसए की मिसिसिपी द्रोणी उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वहां पे किस चीज का उत्पादन होता है, तो वहां पे उत्पादन होता है मक्के का और गेहूं का, है ना। तो उससे गेहूं की पट्टी, और कनाडा में किसको कहा जाता है, कनाडा में विनिपेग में गेहूं की पट्टी कहा जाता है। और यहाँ आते हैं आपके यूएसए में तो क्या कहलाता है, यूएसए में आपके कहलाता है मक्का की पट्टी कहलाता है। लेकिन मैंने वहां पे प्रकृति नहीं बताई थी। तो वही चीज है कि प्रेरीज घास के जो मैदान होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो क्षेत्र तो मैंने बता दिए थे, लेकिन प्रकृति क्या है, तो प्रकृति है इनकी जो ये पाए जाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि में। क्यों, क्योंकि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो मेक्सिको तक ही रह जाती है। उससे उत्तर का जो क्षेत्र होता है 23.5 डिग्री से 66 डिग्री का जो उत्तर का जो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो वहां पे जो घास भूमि पाई जाएगी वो किस प्रकार की होगी, तो शीतोष्ण प्रकृति की होगी। तो यहाँ की जो घास भूमि है वो किस प्रकृति की है, यहाँ की जो घास भूमि है वो भी शीतोष्ण प्रकृति की है ना। और सभी के मध्य पंपास भी एक शीतोष्ण प्रकृति की घास भूमि है, ठीक है। यह उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। और ये कैसी है, ये भी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। और ये भी कैसी, ये भी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। तो ठीक है, इस तरीके से घास भूमियां हो गई। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देखा यहाँ की प्रमुख फसलें देखी, प्रमुख खनिज देखे, प्रमुख घास भूमियां देखी। अब कल से आएंगे तो कल हम देखेंगे कुछ बची हुई चीजें, जैसे प्रमुख उपनाम क्या क्या है ना। जैसे कि आपको इसको मैंने बताया था कि अमेज़न और पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ज्वालामुखी के बारे में मैंने समझाया हुआ है कि ज्वालामुखी जो इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी और चिली और अर्जेंटीना के मध्य में स्थित एक ज्वालामुखी है। चिली में जो ज्वालामुखी है उसको नाम है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक ज्वालामुखी है, ठीक है। और इसी तरीके से ओजोस डेल सैलाडो ज्वालामुखी, क्या नाम है, ओजोस डेल सैलाडो ज्वालामुखी, जो चिली और अर्जेंटीना के क्षेत्र में स्थित एक ज्वालामुखी है। तो ये ज्वालामुखी से संबंधित कुछ चीजें हो जाएंगी। इसके बाद बचेंगी सभी देशों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर कैसे पड़ा, तो इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर इसलिए पड़ा क्योंकि ये 0 डिग्री पर जो विषुवत रेखा हम जिसको कहते हैं, वह विषुवत रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के नाम पे इसका नाम पड़ा इक्वाडोर, है ना। इसी तरीके से ब्राजील का नाम ब्राजील क्यों पड़ा, तो ब्राजील का नाम ब्राजील इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे अमेज़न नदी द्रोणी के क्षेत्र में ब्रालिस नामक वृक्षों की बहुलता है। कैसी है, ब्रालिस नामक वृक्षों की बहुलता है, इसलिए इसे ब्राजील के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे फैक्ट की सबसे बड़ा यहाँ में पाया जाने वाला पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो सांप है जिसको अजगर कहा जाता है, सांपी की प्रजाति है अजगर, अजगर कहाँ पाया जाता है, जिसको कहा जाता है तो वो ब्राजील में पाया जाता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट और विविध वाले क्वेश्चन बचेंगे, तो उनको हम कल से आगे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप लगभग जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी, पर्वत हो गई, नदियां हो गई, झीलें हो गई और जलसंधियां हो गई, कल हम आएंगे तो कल इसके बाद हम पढ़ लेंगे ज्वालामुखी। आज हमने पढ़ ली प्रमुख फसलें, खनिज पढ़ लिया, है ना। तो इस तरीके से जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे और 1-2 लेक्चर और लगेगा। इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को खत्म करके हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप, जो सबसे इंपॉर्टेंट महाद्वीप होगा, क्योंकि वो इंडिया की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे एशिया महाद्वीप जो है इंडिया के हमारा जो इंडिया है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।